सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे लिए और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान के लिए एक बहुत ही भावनात्मक पल भी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें जो राष्ट्रीय चैनल पर करते थे, और कई सारे ऐसे विषय थे, चूँकि इतने राज्य हैं और इतनी कहानियाँ हैं, तो कुछ खबरें छूट जाती थी। उम्मीद करते हैं कि जनहितैषी जो काम हम करते हैं वो करते रहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बहुत युवा लोगों का और युवाओं के लिए काम करने वाले लोगों का पैनल है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे साथ जुड़े हैं युवा साथी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को, उन बातों को इन साथियों के ज़रिए जानने का। मध्य प्रदेश को अगर आपको समझना है तो भवानी प्रसाद मिश्र, जो मेरे प्रधान संपादक, कह रहे थे अपने वक्त में, जब वो अपना ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे थे, तो उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी तो समझ नहीं पाते थे। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे। तो मध्य प्रदेश की तासीर कुछ वैसी ही रही है। अक्सर अगर आप देखेंगे तो हमसे कहा जाता है कि अगर आप मध्य में चलेंगे तो दाएं और बाएं दोनों से टकराने का खतरा रहता है। लेकिन मध्यमार्गी होना कई मौक़ों पर अच्छा भी रहता है और कई मौक़ों पर आपको नज़रिया भी देता है। तो कोशिश यही करेंगे कि लेफ़्ट राइट न करते हुए जो जनहितैषी बातें हैं उसको आगे ले जाने के लिए। और हमारे साथ जो युवाओं का पैनल है, सबसे पहले शुरुआत मैं पूजा से ही करूँगा। पूजा, मुझे आपकी पाकिस्तान की वो पारी याद आती है, क्योंकि मैंने क्रिकेट काफ़ी लंबे वक्त तक कवर किया है। तो आपसे और बातें पूछूं, मैं सबसे पहले आपकी उस पारी के बारे में जानना चाहूँगा। क्या वो आप मानती हैं कि वो आपके लिए एक करियर डिफाइनिंग मूवमेंट था? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले एनडीटीवी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, जो पाकिस्तान की जो पारी थी वो 2017 वर्ल्ड कप में जो इंडिया टीम हम फाइनल जो हारे थे इंग्लैंड से, तो उस वक्त मेरा जो एक खिलाड़ी के बहुत उतार चढ़ाव आती है, तो उस वक्त मुझे एक बहुत मेरा एसीएल इंजरी हुआ था, जिससे कारण मेरा नी ऑपरेट हुआ था। तो एक देश के लिए वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व करने का एक बहुत सी एक आश होती है। तो जब मुझे पता चला कि फिर 2021 वर्ल्ड कप में मुझे चयन किया गया, तो काफ़ी खुशी थी और एक बहुत एक्साइटमेंट भी था परफॉर्म करने का। पर एक्चुअली क्या होता है कि हमको लगता है कि प्लेइंग 11 ये नहीं ये होना चाहिए, वो नहीं ये होना चाहिए, जिसको खेलना चाहिए। पर बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है कप्तान और कोच के ऊपर, वहाँ पे जाके उस विकेट पे स्पिन ट्रैक है या फास्ट ट्रैक है, उस हिसाब से वो अपने बॉलर बैट्समैन ऐड करते हैं। तो वहाँ पे जिस मैच हम लोग खेल रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा स्पिन ट्रैक था, तो मेरा उस पर खेलना तय नहीं था। तो मुझे जो कि रात को पता चल गया था कि शायद आप नहीं खेल रहे हो, शायद था। पर एक बहुत क्वेश्चन था मन में कि यार काश मैं खेलता तो ये कर पाता, वो कर पाता। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं वो मैच में मैं प्लेइंग कर रही हूँ, तो फिर बटरफ्लाइज हो रही थी कि क्या करूँ। और एक आस थी, जो पुराने जो सपने थे उनको वापस रिवाइंड करके सोचा, और जब मौका मिला तो मैं उसने हराना उस पारी को हमने बहुत अच्छे से एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाया और जीत हासिल की। तो काफ़ी खुशी हुई थी। अच्छा, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, पूजा को टीम इंडिया में बाबू भाई कहते हैं। बाबू भैया। क्यों, इसके पीछे कोई कहानी है? बिकॉज हम लोग काफ़ी ऐसे ऑफ फील्ड में हम लोग बहुत मिमिक्री वगैरह करते हैं, तो पर यहाँ मैं नहीं करूँगी। नहीं, तो ये हमारे दर्शकों के प्रति अन्याय होगा, तो अगर आप आधे सेकंड के लिए भी बता दें। नहीं सर, तो वहाँ पे हम लोग तो ऐसे आदत है मिमिक्री वगैरह करने की, तो मैं बहुत अच्छी मिमिक्री करती हूँ, ऐसा मेरे दोस्तों को लगता है, तो इसलिए वो मुझे बाबू भैया करके बोलते हैं। एक आधे सेकंड के लिए। सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बाद में पूछेंगे। आकांक्षु जी, आप एक काफ़ी दिनों से जबलपुर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो महिलाओं पर केंद्रित हैं। वुमेन मूव फॉरवर्ड का जो कार्यक्रम चल रहा है इंक्यूबेशन सेंटर में, इसको लेकर के अगर आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो हमारा इस समय जो एक परिवेश जो बदल रहा है, वो वाकई में, जैसा आपने कहा कि अभी हमारे पिछले सेक्शन में भी, कि युवा जो है इस समय जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि मैं नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वाकई में हमारे प्रदेश में भी बहुत आगे स्तर पर जा रही हैं। स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं और हम उसी सेंटर से हम बिलोंग करते हैं, उसी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं।
जहां हम युवाओं को लगातार देख रहे हैं कि वो जो है रोजगार देने वाले बने। अब देखिए, आप खुद देख रहे होंगे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट हम डायरेक्टली देख सकते हैं। हमारे मेरे आजू बाजू दोनों साइड जो है, मेरे साथ जो को पैनलिस्ट हैं मेरे, दोनों ही जो है विमेन हैं। और इस तरीके का जो प्रोग्राम है, जब हमने पहली बार स्टार्ट हुआ हमारे सेंटर पे, तो गवर्नमेंट की और सभी की यही मंशा है कि हम किस तरह से विमेंस को और आगे बढ़ा सकें। अब क्या हमारा जो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पर वी आर द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जो एक इंक्यूबेशन सेंटर्स में हमारा फर्स्ट है। और वो हमने इसीलिए क्या कि क्योंकि जो हमारे यहाँ पर गर्ल्स हैं, जो विमेन हैं, वो उन्हें भी एक मौका मिले कि वो अपने आप में अपने आत्मनिर्भर बन सकें, वो अपने लिए एक अपना स्टार्टअप करें, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, और उन्हें वो सारा मार्गदर्शन जो है, उन्हें फंडिंग सपोर्ट्स हैं, उन्हें बिजनेस नेटवर्किंग के अवसर मिले, और डेफिनेटली वो आगे जाकर के बहुत अच्छा करें। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोग्राम्स जो है हम लगातार चलाते रहते हैं। इसके अलावा फ्राइडे विद फाउंडर्स भी एक प्रोग्राम है जिसको हम करते हैं, और उसमें भी कुछ जो हमारे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम फ्राइडे टू फ्राइडे इनवाइट करते हैं। और एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये समय अब ऐसा आ रहा है, हम टाइगर स्टेट से बिलोंग करते हैं, और देखिए टाइगर जो है वो अपना शिकार खुद करके खाता है। तो ये समय अब वो आ गया है जब हम अपने स्वरोजगार की ओर जो है इस समय युवा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टार्टअप्स की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं हम लगातार चलाते रहते हैं, और यही जो है गवर्नमेंट और सभी की मंशा भी है। निशी, मैं चाहूँगा अपना परिचय खुद दें, क्योंकि निशी जो काम कर रही हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं वो मेरा एक और प्रिय विषय है मेरी रिपोर्टिंग का, या हम जिस तरह की खबरें करते हैं। तो निशी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैं खुद चाहूँगा कि निशी आप अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम निशी है, मैं को फाउंडर और COO हूँ ऑरेनोस रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। तो हम जो हैं वो एग्री सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हम एग्रीटेक से बिलोंग करते हैं। मैं बोलना चाहूँगी हम एग्रीकल्चर के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं जिससे फार्मर्स के जो डेली बेसिक टास्क हैं वो ईजिली परफॉर्म कर पाएँ, और वो भी डिजिटली। जैसे कि हमारे PM सर कहते हैं कि हमें इंडिया को डिजिटल बनाना है, डिजिटल से जोड़ना है इंडिया को। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी डिजिटली जुड़ें, और अपने जो बेसिक टास्क हैं जिनके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो डिजिटली वो काम ईजिली कर पाएँ। तो यही है, तो इसी चीज़ के लिए हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़, कुछ सिस्टम्स लेकर आए हैं। पहला जो है वो एक रोबोट है जो कि बेसिकली फॉर प्लांटेशन, स्प्रेइंग, और आप कह लीजिए कि प्लांटेशन और स्प्रेइंग के लिए है। तो बेसिकली आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो उस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कहीं से भी बैठकर ये वाला काम कर सकते हैं, मतलब उनको फील्ड में प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा हमारा सिस्टम है वो बेसिकली एक मोबाइल पंप कंट्रोलर है। तो क्या होता है कि विलेजेस में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आधी रात को आती है, कभी रात को 2 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है, और उस चीज़ के लिए फार्मर्स को कई बार खेत में ही सोना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है। तो इसकी हेल्प से वो अपने मोबाइल के थ्रू ही जो उनके जो इरिगेशन के ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं। दरअसल निशी कॉलेज में थी जब आप लोगों ने इस बारे में सोचा था? आपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ? सेकेंड ईयर में थे जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। तो मेरी टीम, हमने जब चालू किया तो मेरी टीम बहुत 2-3 लोग थे हमारी टीम में, और बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिली थी एक हैकाथॉन से। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें ये आइडिया आया, लेकिन ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि हमने ये तय किया कि हम इसे एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दरअसल जो बच्चे शहरी पृष्ठभूमि से हैं शायद उनको पता नहीं होगा कि जब सुबह कई बार बिजली, कई बार गाँव में पहले पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो सिंचाई के लिए पंप चालू करना, कई बार सांप ने काट लिया, कई बार कुछ और दिक्कतें आई। तो ऐसे में जो प्रयोग किया है निशी ने, वो आगे अगर वो बहुत सुलभ हो जाए लोगों के लिए, किसानों के लिए, तो बहुत एक उम्मीद की किरण है। और आप खुद एक इसी से रिलेटेड आपको एक केस सुनाना चाहूँगी जी कि मेरे गांव में ठंडी का टाइम था, तो ठंडी में उनको पंप चालू करने के लिए रात में खेत में सोना पड़ता था। तो रात में ठंड के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठंड के कारण सिर्फ, और वो इसलिए सोते थे कि जब लाइट आएगी तो वो पंप चालू करेंगे और उनका इरिगेशन हो पाए।
तो बेसिकली ये भी कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हमने इंडिकेट करी और फिर हम इस आइडिया तक पहुँचे। तो हमारे सारे पैनलिस्ट एक ताली तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन इस सोच के लिए कम से कम निशी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। पूजा की कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो बहुत चैलेंजेस रहे हैं। पूजा के पिताजी, इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, अगर ये बताएं कि कैसे लड़कों के साथ खेलने में इनको दिक्कतें आती थी तो आपको शायद एक और सबक मिलेगा, खास करके जो छात्र यहाँ पत्रकारिता के आए हैं। पूजा सर, फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी क्रिकेट को लेके और स्पोर्ट्स को लेके भी। जो मेरी बड़ी बहन है वो नेशनल लेवल की एथलीट रही हैं, पर हम एक ऐसे समाज, हम एक छोटे शहर से होते हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियों में हमेशा से भेदभाव होता है। लड़के को एक प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। तो मेरी ही एकेडमी में मैं इकलौती लड़की थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के हुआ करते थे, तो कभी भी बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग वगैरह हुआ करते थे तो हमेशा प्रथम प्राथमिकता उनको दिया जाता था। मेरे बाल उस वक्त में लंबे थे, तो मुझे बहुत बायस लगता था कि यार मतलब मेरे में भी अच्छा टैलेंट है, मेरे में भी जोश है अच्छा करने का, इंडिया टीम के लिए खेलने का, पर कहाँ कमी आ रही है। फिर जब मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी अपने बाल कट करा लेना चाहिए, अपना जो गेटअप है वो लड़कों जैसा रखना चाहिए। फिर जिसके कारण जो मेल फ्रेंड्स थे वो लोग मेरे से दूर भागा करते थे, क्योंकि एक हमारे यहाँ होता है ना कि लड़की है उसके साथ मत खेल, वो ऐसा एक बचपन में एक जो सिखाया जाता है तो बच्चे वैसे ही ग्रोन अप होते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे लिए चीज़ें सारी इजी होते गई। हमको कंबाइंड नेट्स मिलता गया। मुझे लड़कों की जब भी प्रैक्टिस मैचेस होते थे तो लड़कों की नेट्स में डालते थे, और एक लड़की होने के कारण एक वो रहता था कि यार इससे मतलब बहुत एक अच्छे से इसको क्रिकेट की भाषा समझाना, पर एक रफ एंड टफ क्रिकेट की जो लैंग्वेज होती है, फिर मेरे से जब वो बर्ताव करने लग गए तो मेरे में भी अपने आप क्रिकेट मेरा भी इम्प्रूव होता गया। तो ऐसे करके मेरा जो सफ़र था स्टार्ट हुआ था। और आपके आइडल वीरेंद्र सहवाग? मेरे आइडल वीरेंद्र सहवाग थे। क्यों, क्या अच्छा लगता है सहवाग में? बचपन में जब क्रिकेट देखा करते थे तो इंडिया टीम की बैटिंग के सारे सभी फ़ैन हुआ करते थे। सचिन सर और सहवाग सर जब बैटिंग करते थे तो जो सहवाग का जो एग्रेसिव क्रिकेट था वो काफ़ी अट्रैक्ट लगता था। अच्छा, कि वो जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट वैसे एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो वो एंटरटेनमेंट ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इंडिया के लिए खेलूं और एक दिन ओपनिंग बल्लेबाजी करूं। पर उल्टा हो गया, ओपनिंग बॉलिंग करने का अवसर मिल गया, बैटिंग तो नहीं मिला। मेरा अगला सवाल अग्रांशु जी आपसे है। महिला उद्यमियों को तैयार करना ये कैसा चुनौतीपूर्ण टास्क है, खास करके मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जो कई बार कहा जाता है कि लैंड लॉक्ड है, तो खास करके उद्योगों को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियां तो हर ही सेक्टर में आती हैं अगर हम देखें, और चुनौतियों से आगे बढ़कर ही जो है वो जीत हासिल करी जा सकती है। जब तक विरोध नहीं होगा किसी चीज़ का, या जब तक ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे तब तक शायद आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए भी जो है हमें, अगर हम देखते हैं कि उनको भी उद्योगों में जोड़ना कहीं ना कहीं अभी भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग रह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये हम सभी जानते हैं। यह परिवर्तन आ रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है। आप अगर अभी मध्य प्रदेश का अगर हम डेटा उठा के देखेंगे तो लगभग अगर हमारे यहाँ पर 4,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 1400 प्लस स्टार्टअप्स जो है महिलाएं चला रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, महिलाएं चला रही हैं। तो ये अपने आप में मैं देखता हूँ कि अपने आप में हमारे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बात है, और आप सभी का मैं चाहूँगा कि इस पर जो है हमारी नारी शक्ति का अभिवादन हम करें। और डेफिनेटली विमेंस जो हैं वो लगातार निशी जैसे जो हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं और हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो हमारे खासकर जो बूमिंग सेक्टर्स हैं इस समय स्टार्टअप्स में, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि हम देखिए हम आते हैं, हम 70% जो है मध्य प्रदेश की हम कहीं ना कहीं हम एक ग्रामीण परिवेश से आ रहे होते हैं। तो वहाँ आज भी थोड़ा बहुत हमारे लिए जो है चैलेंजेस हैं, कुछ हमारे कुछ जिनको हम पुरातन पंथियाँ कहते हैं वो हैं। लेकिन इन सभी को आज जो है हमारी महिलाएं, हमारे जो विमेंस हैं वो उसको क्रॉस कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं नई चीज़ों को। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम बेसिकली इसको देख रहे हैं कि हाँ ये एक चेंज है, और ये चेंज बहुत जल्द ही जो है मध्य प्रदेश को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सर तैयार। निशी, आप युवा हैं, आप उद्यमी भी हैं, आप टेक्निकल बैकग्राउंड भी है,
चूँकि मध्य प्रदेश एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस रीजनल स्पेस में एक ऐसा चैनल आ रहा है जिसकी अपनी एक इतिहास अपना रहा है, अपनी एक भूमिका रही है। बतौर युवा आप ऐसा क्या देखना चाहेंगी किसी रीजनल चैनल में, जिसे किसी क्षेत्रीय चैनल में, जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए जो हो नहीं रही हैं, मीडिया को इसको कवर करना चाहिए, ऐसा कोई विषय? जी जी बिल्कुल। देखिए, हम अगर न्यूज़ की बात करें तो हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है पॉलिटिक्स या कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं या कुछ एंटरटेनिंग, लेकिन अगर मैं टेक्निकल चीज़ों की बात करूं या इंफॉर्मेशन जो बिज़नेस आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इंडिया में, इनकी बातें बहुत कम की जा रही हैं। किसी भी न्यूज़ चैनल की अगर मैं बात करूं तो मैं यही चाहती हूं कि जो युवा हैं या जो किसान की बात अगर मैं कर लूं तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज उनके लिए आ रही हैं इंडिया में, क्या क्या टेक्नोलॉजी किसान और प्रौद्योगिकी, किसान और इंजीनियरिंग के नए नवाचार जो हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो भी नवाचार हो रहे हैं इनके बारे में लोग एटलीस्ट जागरूक तो हो, उनको चीज़ें के बारे में पता हो। आप क्या देखना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए युवा जो है इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं युवा ही डोमिनेट कर रहे हैं, और युवा का उल्टा करें तो वायु हो जाता है। जो देश की दिशा और दशा जो है वही निर्धारित करने वाला है। तो युवा जो है वो इसी तरह से अब देखना चाहता है कि यार मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स या सिर्फ ऐसी चीज़ें जो एंटरटेन करें, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनसे वाकई में युवा चाहता है कि वो देखें, हम उन चीज़ों को हम आत्मसात कर सकें। क्योंकि क्या होता है, एक बहुत बड़ा सर मोटिवेशन डेवलप होता है। आज क्या है, आज अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू आज जो है आपने इस तरह से जब निशी के स्टार्टअप के बारे में और भी स्टार्टअप्स जो हैं या टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हैं जो हमारे दूसरे युवाओं तक पहुंचती हैं, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन डेवलप होता है, और वो ही मोटिवेशन जो है वो उन्हें आगे लेकर के जाएगा। तो डेफिनेटली युवा जो है उनकी कहीं ना कहीं अपेक्षा है अब इतने प्रसिद्ध हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, इतने स्थापित, उनसे कि इस तरह के युवाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम रहे जिसमें उन्हें लगातार जो है कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल सके आगे बढ़ने का। पूजा, दो जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं या वरीयता बता दी। आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि शायद आप खेल की खबरों को तवज्जो देना चाहें, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ स्थानीय खेल हों या इसके अलावा, खेल के अलावा आपको क्या लगता है कौन से ऐसे विषय हैं जो एक क्षेत्रीय चैनल को उसके बारे में ज़रूर खबरें करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे सर और मैडम ने कहा कि टेक्निकल स्पेसिफिक चीज़ें हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो समाचार और जो न्यूज़पेपर घर में आ रहे हैं हम उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें हमेशा एक निगेटिव खबरें एक दिखाया जा रहा है। मतलब एक हमारे लिए एक प्रेरणा नहीं मिल रही है। या तो हम पेपर खोल रहे हैं तो स्पोर्ट्स का चैनल देखेंगे क्योंकि हमको उसमें से प्रेरणा मिलती है, या तो बिजनेस का चैनल देखेंगे। बाकी चीज़ें देखा जाए तो एक निगेटिव तरीके से दिखाई जाती है हमें। तो स्पेसिफिक हम दिखा सकते हैं, और मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ये कहना सकती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में भी कितने खिलाड़ी हैं। अगर हम पूछेंगे कि कितने लोग प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल रहे हैं, तो एक आवेश खान बोलेंगे लोग, और एक अगर फीमेल क्रिकेट देखते हैं तो पूजा वस्त्रकार बोलेंगे। पर हमारे प्रदेश से एक विवेक सागर जी हैं जो कि वो हॉकी प्लेयर हैं और अपना 100वां मैच खेले हैं, पर लोगों को नहीं पता। और भोपाल की खुशबू खान है, भोपाल की खुशबू खान है, पर ये आपको पता है सर, मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता है। पर बाकियों को कैसे पहुंचेगा? हम आपके द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, ये उनके घर घर जाके पहुंचेगा। और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, दुर्भाग्य था कि भारतीय टीम में खेलती थी, फिर भी भोपाल के करीब एक झोपड़े में रहती थी, और हमने और कई मीडिया के साथियों ने जब लगातार उन पर कवरेज की तो आज उनको एक पक्का घर मिल गया है। तो ये भी एक भूमिका होती है। आप कुछ कह रही थी पूजा? माफी। जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। हमारे प्रदेश से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर मध्य प्रदेश को 10-15 साल से खेल चुके होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि उनको आप लोग अगर अपील करें तो उनको प्रोत्साहन या मनी वाइज और या नौकरी वाइज, क्योंकि खेल ऐसा है सर कि हमारी पढ़ाई जो होती है, हम अच्छे स्तर का हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल खेल लिए तो अलग बात है, नहीं खेल पाएँ तो फिर हमको एक बेसिक सी जॉब करनी पड़ती है, जिसके कारण हम अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल हम नहीं जी पाते हैं। तो अगर आप लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अगर उनको अच्छा सा प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कि आपने बताया कि वो मैडम को आपने हेल्प किया तो उनको मिला, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती है। पूजा, जैसे आपने चूंकि अपने मोहल्ले में और जब आप बचपन में खेलती थी तो भेदभाव की बात की,
चूँकि हमने भी क्रिकेट काफ़ी सालों तक कवर किया है और शुरू में जो प्राइज़ मनी होती थी महिला क्रिकेटरों में, पुरुष क्रिकेटरों में, अब उस पर नज़र पड़ी है और अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। अब उनकी प्राइज़ मनी बराबर है, बीसीसीआई जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो लगभग बराबर कर दिया है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों से भी भारत में क्रिकेट को या बाकी के खेलों को एक पुश मिलेगा क्रिकेट के अलावा भी? बिल्कुल सर, 2017 वर्ल्ड कप में देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, पर 17 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई ने काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाया और अब तो जो मैच फीस है जो मैन और वुमेन का सेम कर दिया गया, आईपीएल आ गया, जिसके कारण से अब हर गली मोहल्ले में काफ़ी फीमेल क्रिकेटर्स निकल रहे हैं। और जैसे कि मैं शहडोल से थी तो मैं इकलौती लड़की थी, पर जब मैंने इंडिया खेला तो आज शहडोल से टोटल 35 लड़कियाँ उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलती हैं और 10 से 5 लड़कियां मध्य प्रदेश सीनियर टीम में चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया ए में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में जब बात होती है, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो स्ट्रीट फूड के नाम पर 2 ही चीज़ें कहते हैं, पोहा जलेबी। आपकी क्या पसंद है शहडोल से और या बाकी की जगहों पर जब आप घूमते तो आपको क्या लगता है? मुझे शहडोल से तो मुझे समोसा बहुत पसंद है, क्योंकि समोसा और बाहर जाओ तो चाट वगैरह उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी अपने मध्य प्रदेश में मिलती है। सर आपके जबलपुर में? बिल्कुल साहब, अगर आप पूछना चाहेंगे कि अगर खाने के बारे में तो मैं तो कहूँगा आपको मध्य प्रदेश और जबलपुर जैसी चाट पूरे भारत में शायद कहीं नहीं मिल सकती। और बिल्कुल मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारे मध्य प्रदेश की चाट ज़रूर टेस्ट करें, एक अलग ही टेस्ट है और शायद हमें कहीं और ऐसा मिला नहीं अभी तक। डेफिनेटली एक अपने आप में जो है उसको बनाने का तरीका और जो उसमें जो उसको जिस तरह से लजीज बनाया जाता है वो बहुत ही डिफरेंट है सब। निशी, आप भी चाट बोलेंगी या मध्य प्रदेश के युवा के आकांक्षाओं के बारे में कुछ और बोलना चाहिए? जो एमपी है वो इंडिया का हार्ट है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एमपी की सारी डिश A1 है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है। जबलपुर में भी अगर मैं देखूँ तो आप साउथ की कोई डिश ले लीजिए, नॉर्थ की कोई डिश ले लीजिए, ईस्ट वेस्ट कहीं की भी सारी आपको अच्छी मिल रही है सर, डेफिनेटली। बहुत खूब। तो ये एक बहुत ही युवा पैनल जो मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर क्या सोचता है, अगर एक एक लाइन में आखिरी कमेंट इनसे लेना चाहूँ कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या, कैसे, क्या सोचते हैं आप? खेलों में, राजनीति में, आगे उद्योगों में? मध्य प्रदेश का सब भविष्य खेलों में अभी काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं। अभी हमारी मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम चैंपियन बनी है और पिछले 10-15 सालों से वुमेन्स टीम जो है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में खेल रही है। तो मुझे लगता है ऐसे और उनको प्रोत्साहन दिया जाए और छोटे लेवल जो स्कूल कॉलेज हो गए यहाँ पे थोड़ा सा खेल को और महत्व दिया जाए, क्योंकि मैं पहले जिस स्कूल में थी वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं हुआ करता था, पर मुझे गली में क्रिकेट खेलते हुए किसी ने देखा और बोला कि आप इसको, आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है, आप इसको प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट क्यों नहीं करते। पर मुझे लगता था कि ये सब स्कूल में जैसे कबड्डी, खो खो, रेस वगैरह होते हैं ऐसे ही स्टार्ट होगा, पर मेरे स्कूल में क्रिकेट नहीं था और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स नहीं थे। पर उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने बोला कि यार मेरे स्कूल में तो नहीं है। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप स्कूल चेंज करें। मैंने स्कूल चेंज किया, मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला जिसके कारण आज मैं आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। तो मुझे लगता है ये निचले स्तर से ये काम होगा तो काफ़ी और बेहतर हो जाएगा हमारा भविष्य। सर आप? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश को मैं सिर्फ अब जो है एक एग्रीकल्चर राज्य के रूप में ना देखते हुए अब हम उभरते हुए औद्योगिक राज्य के रूप में बिल्कुल देख रहे हैं। मैं इसका एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जैसी जबलपुर से मतलब एक टियर 2 टियर 3 सिटी से अभी रिसेंटली हमारे 2 बैचेस के स्टार्टअप हैं, जिसमें से अगर मैं पहला उदाहरण देना चाहूँगा तो शौर्य मोशन पिक्चर्स हैं। तो उन्होंने नासा और हॉस्टन सिनेआर्ट लगातार कुछ डिकेड्स से एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन कर रहा था, जिसमें आज तक कोई भारतीय जो है टॉप 12 में नहीं आ पाया था। ये कोविड का 2021 का समय था जब उसी कंपटीशन में हमारे शौर्य मोशन पिक्चर्स के सौरभ विनोदिया जी जो हैं, उनके द्वारा बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने कल्पना चावला जी पे बनाई थी, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड में 3rd रैंक हासिल किया। ये पहली बार था और नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा उस नासा टीवी की कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नासा एन इंडियन डायरेक्टर हैज बीन एबल टू रीच अप टू दिस पोजीशन। और एक और हमारे स्टार्टअप है रिक्रूटी, जिन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए, उसे भी 2020 में जो है जो गार्टनर्स रिपोर्ट है उसने फास्टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये एक बदलता हुआ परिवेश है, ऐसे और भी मध्य प्रदेश में लगातार उदाहरण है ना। तो वो मैं अपने मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ औद्योगिक राज्य के रूप में हम देख रहे हैं। मुझे लगता है शायद इस बात से सभी युवा सहमत होंगे। निशी, आखिरी कमेंट आपसे।
सर जैसे कि हमारे पीएम सर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो मेरा यही मानना है कि इन फ्यूचर हमें आत्मनिर्भर, हम डेफिनेटली आत्मनिर्भर बनेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था डिजिटल इंडिया जो उनने चलाया है, जो उनका विज़न है डिजिटल इंडिया का, तो हम बहुत जल्दी डिजिटली कनेक्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारा पूरा इंडिया डिजिटली कनेक्ट होगा। मैं आप लोगों को शुक्रिया कहूँ, दर्शकों को शुक्रिया कहूँ, और हमारे साथी जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, जो हमारी रीढ़ है, हमारी जान है, वो भी दूर से बैठकर देख रहे हैं, तो आप सबका शुक्रिया, हमारे दर्शकों का शुक्रिया, हमारे साथियों का शुक्रिया। और शुरुआत मैंने भवानी प्रसाद मिश्र जी से की थी और ख़त्म भी उन्हीं से करूँगा। उन्होंने कभी लिखा था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हम सबसे बड़ा तू दिख।